If you have already installed, so now what you have to do is you have to go to this all, and आपको ये एनाकोंडा का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाओगे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे सीधे आप, अब आपने जहाँ भी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक फोल्डर बना लो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने डी ड्राइव में ये पाइथन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आप अपना भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो और उसी में सारे प्रोग्राम स्टोर करो, तो वो सारे एक ही जगह रहेंगे। और जहाँ भी बनाया है वहाँ पे हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाएंगे। तो हम यहाँ पे डी ड्राइव में गए, ये डी ड्राइव में फोल्डर है, हम यहाँ पे गए और फिर हम यहाँ पे गए डी पाइथन वाले फोल्डर में गए और यहाँ पे हमने लिखना है जुपिटर नोटबुक। जब हम यहाँ पे जाएंगे, जुपिटर नोटबुक इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा इन्वायरमेंट ओपन होके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना जो भी फोल्डर चाहो वो फोल्डर यहाँ पे जैसे भी बनाना चाहो वो बना के, और अपनी अपना जो भी डेटा है, जो भी फाइल है, जो कुछ भी है, आप सब यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको जो भी करना है उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके बैच के लिए फोल्डर बनाया हुआ, ये फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लो, so that you can store your each and every task in this folder. Is it clear? Okay. Now let's start कि हम पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम जाएंगे पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अगर कल का सेशन किसी ने मिस किया है, सो डोंट वरी। हम आज सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर रहे हैं और हम आपने बहुत ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया है। सो यू कैन जस्ट फील फ्री, आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं आज भी। तो जैसे ही यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने अपना एक नया पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये हमारा इस तरह से प्रोग्राम बन के आ गया। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ये हमारी सेल होती है। यहाँ पे हम ये इस तरह से प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ये हमारी सेल होती है और यहीं पे अगर हम यहाँ पे जाके कोड को हम मार्क डाउन में कन्वर्ट कर दे, तो ये अब जो पाइथन वाला प्रोग्राम है वो इसमें नहीं होगा। इसके अंदर हम HTML लिख सकते हैं। सो बेसिकली इसी एक स्क्रीन के अंदर ही हम HTML भी लिख सकते हैं और इसी एक स्क्रीन के अंदर ही हम पाइथन के प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। राइट, तो HTML के जो भी हमारे कमांड है वो हम HTML के थ्रू ही लिखेंगे। तो अगर हम नॉर्मल कुछ लिखना चाहते हैं, सो यहाँ पे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग के फॉर्म में लिखना चाहें तो HTML में डिफरेंट लेवल की हेडिंग होती है, तो हम H3 पे लेते हैं, थोड़ी सी छोटी हेडिंग होगी। तो दिस इज पाइथन प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू practice Python in this from the scratch. ठीक है, this is a beginner friendly program। ठीक है, ये हमारी जो भी है ये पाइथन का कोड नहीं है, ये जनरल HTML का कोड है। हमने जैसे इसको एग्जीक्यूट कराया, तो एग्जीक्यूट कराते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से ये पूरा हमारे पास आ गया। और अब ये इसके बाद हम यहाँ पे एक नई सेल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नई सेल इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये प्लस का साइन है, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एडिट में जाके, सॉरी, इंसर्ट में जाके यहाँ पे इंसर्ट सेल बिलो, इंसर्ट सेल अबव कर सकते। तो अगर इसके ऊपर सेल ऐड करनी तो हम इसके इंसर्ट अबव कर दिया, और इसके नीचे सेल ऐड करनी तो इंसर्ट सेल बिलो कर दिया। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जैसे हम सेल जैसे भी चाहें, जहां भी चाहें, हम सेल को बहुत आसानी से ऐड करके रख सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलरली पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन में प्रोग्राम बनाना दूसरे लैंग्वेजेस से कंपैरेटिवली बहुत 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 ज़्यादा इजी होता है। राइट, क्योंकि यहाँ पे आपको अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती है। राइट, तो अगर हमें सिंपली एक हेलो का प्रोग्राम बनाना है, जहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है
जो आउटपुट है वो सिर्फ हेलो का आउटपुट प्रिंट करे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट, हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, हेलो प्रिंट कराना है, हेलो पाइथन। ठीक है, हेलो पाइथन हमने प्रिंट कराया। ठीक है, अब यही प्रोग्राम आपको, यही सिर्फ यही चीज अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखनी होती तो आपको 4 से 5 लाइन अलग से लिखनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और आप इसके बाद एग्जीक्यूट करा देंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे रन वाला है, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, आप हमारा माउस, मेरा माउस देख सकते हैं, जहाँ पे ये रन वाला है यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, या हम सेल पे जाके रन सेल्स करके है वहां पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे लिखा है कंट्रोल+Enter। ठीक है, तो कंट्रोल और एंटर भी हम प्रेस करेंगे तो भी ये रन हो जाएगा। तो रन करने के 3 तरीके हैं। तो आई जस्ट राइट, इसके ऊपर मैं एक इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो रन करने के लिए हाउ टू रन दी प्रोग्राम, आपको रन कैसे करना है, तो उसके लिए आपको रन बटन पे क्लिक करना है। पहला तरीका है, पहला है रन, क्लिक ऑन रन बटन। दूसरा तरीका है कि आप सेल में गए, सेल के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा रन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप रन सेल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो भी रन हो जाएगा। और तीसरा तरीका है कंट्रोल+Enter, आप एक साथ प्रेस करोगे तो इन तीनों तरीकों से आप अपने किसी भी प्रोग्राम को पाइथन के अंदर रन कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे मुझे इसको रन करना है, मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, बहुत इजी सा है। इसी तरह से जब हमें सपोज कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना हो तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कराने के लिए भी हम सिंपली यहाँ पे जैसे वेरिएबल असाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमने असाइन किया वेरिएबल 1 = 10, वेरिएबल 1 = 10 एंड वेरिएबल 2 = 15। राइट, अब हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए। राइट, तो सिंपली प्रिंट एडिशन ऑफ द नंबर इज, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमने दिया var1 + var2। ठीक है, हमें इनका सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स इज, और यहाँ पे var1 - var2। तो हम यहाँ पे सिर्फ हमने सिंबल चेंज किया है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स इज, और ये है हमारा var1 × और प्रिंट डिवीजन, डिवीजन ऑफ नंबर्स इज, और यहाँ पे हम var1 / var2। ठीक है, इस तरह से ये 4 अलग अलग हमने ऑपरेशन कराए और यहाँ पे हमने इनको प्रिंट कराया। तो सिंपली आप देख सकते हो एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और डिवीजन भी आ गया। राइट, सो इस तरह से आप कुछ भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं बहुत आसानी से करा सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो चाहिए बस आपको वही लिखना है। राइट, अगर यही चीज़ आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में करानी होती तो उसमें आपको इनका डेटा टाइप डिफाइन करना होता और इसके बाद फिर करना, फिर आप वैल्यू असाइन करते, फिर इसके बाद कैलकुलेशन होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करी और यहाँ पे हमने उनको उनका अर्थमेटिक ऑपरेशन करा लिया। तो जो भी आप कराना चाहो वो यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे खास बात ये है, यहाँ पे खास बात ये है कि इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिफाइन कि डेटा टाइप क्या है। यू डोंट नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। राइट,
मोस्टली जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जो नॉन डेटा साइंस लैंग्वेज है, मैं दूसरी लैंग्वेजेस की बात नहीं करता, क्योंकि डेटा साइंस में और भी लैंग्वेजेस जैसे आर है, सैस है, उन सब में भी वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे, तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम लैंग्वेजेस में डेटा टाइप डिफाइन करना एक अपने आप में मस्ट टास्क होता है, कि आपको किसी भी वेरिएबल को इंटीजर फॉर्म में रखना है, या कैरेक्टर फॉर्म में रखना है, या स्ट्रिंग फॉर्म में रखना है, या फ्लोट फॉर्म में रखना है, या डबल फॉर्म में रखना है, कैसे रखना है, that that is again itself it is a crucial task, right? लेकिन यहाँ पे पाइथन में आपको दूसरे डेटा लैंग्वेजेस, दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनकी तरह से आपको इमीडिएटली कोई भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? द ओनली थिंग यू नीड इज कि आप वेरिएबल डिफाइन करो। तो इसमें होता क्या है कि आप किसी भी वेरिएबल में जो भी डेटा टाइप जो भी डेटा डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेता है, राइट? सो क्या होगा, वट एवर वैल्यू यू असाइन टू अ वेरिएबल, इट adapts the characteristics of same data type। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने इसको असाइन किया कि ये नंबर्स में असाइन किया, तो यहाँ पे सपोज हमें नम वेर करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। कल हमने वेरिएबल के कुछ टाइप पढ़े थे कि उनके क्या क्या रूलिंग्स होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अगर हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। दूसरा एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया, इसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी यहाँ पे सपोज पाइथन। और तीसरा हमने एक फ्लोट वेरिएबल बना लिया, फ्लोट वेर, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी सपोज 45.789, राइट? तो इस तरह से हमने वैल्यूज असाइन कर दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये न्यूमेरिक होना चाहिए, या करेक्टर होना चाहिए, या ये फ्लोट होना चाहिए। जैसे ही हमने असाइन कर दी, अगर आप इनका टाइप चेक करने की कोशिश करो तो ऑटोमेटिकली ये उसी टाइप का निकलेगा जैसे था। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट। तो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन is used to check the data type of any variable, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हैश होता है, ये हैश इसलिए होता है कि हम जो कुछ भी लिखें इस हैश के साथ में, वो एज अ कमेंट बन जाएगा। कमेंट होने की वजह से आप वो ये जो पाइथन का एनवायरनमेंट है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट? तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इनके डेटा टाइप चेक करते हैं। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या होगा, हमारे पास प्रिंट टाइप ऑफ नम वेर, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ कैर वेर, एंड प्रिंट टाइप ऑफ फ्लोट वेर, ठीक है। और ये हमने रन कराया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो वेरिएबल है उसका टाइप इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल कैर वेर है उसका टाइप है स्ट्रिंग, और तीसरा वेरिएबल फ्लोट वेर है उसका टाइप है फ्लोट। ये बात सबको क्लियर है? सर ये टाइप फिर से रिपीट कर दीजिए सर। तो ये जो टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे खासकर अगर हम पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन में जब भी हम कोई भी वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसका डेटा टाइप पहले से असाइन करें, जैसे सी प्लस प्लस में होता है, या जावा में होता है, या डॉट नेट में होता है, कि जब या सी हैश में, आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल यूज किया है, तो वेरिएबल यूज करने से पहले उसका टाइप डिफाइन करना होता है पहले ही, राइट? लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, आप जो भी वेरिएबल में वैल्यू डालोगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपना साइज अडेप्ट कर लेगा, राइट? तो यहाँ पे हमें करना क्या यहाँ पे अब हमें अगर फाइंड आउट करना है कि कोई भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, राइट? तो यहाँ पे हम टाइप स्टेटमेंट को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या है।
तो यहाँ पे हमने टाइप को यूज किया और यहाँ पे हमने मैसेज दिया डेटा टाइप ऑफ num underscore var is। ठीक है, इसी तरह से बाकी के लिए भी हम मैसेज दे देते हैं। तो ये है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल कैरवेर, और ये है हमारा फ्लोट वेरिएबल फ्लोट वेर। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे यूज किया, तो आप देख सकते हो कि ये दिखा रहा है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके पीछे रीजन यही है कि पाइथन में बेसिकली हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डिफाइन करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी डेटा टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डेटा टाइप की जरूरत तो है, राइट। लेकिन हम टाइप फंक्शन से हम डेटा टाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट ऑन दिस? ओके, ओके। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पे नम वेयर दिया तभी हम यहाँ पे 34 स्टोर कर सकते हैं। हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। हम ये चूंकि नाम है, ठीक है, हम इसके अंदर करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम नॉन फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस नाम से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपके बस आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल है और ये करेक्टर वेरिएबल है और ये फ्लोट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है और ये फ्लोट है। ठीक है, सो इस तरह से हम अपने डेटा टाइप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे वेरिएबल के नेम है, तो वेरिएबल नेम्स में कल हमने डिस्कस किया था कि देर आर फ्यू रूलिंग्स। तो रूल्स ऑफ डिफाइनिंग नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, कल हमने इन रूल्स को डिस्कस किया था, याद है किसी को? कल हमने इन रूल्स को डिस्कस किया था। तो बेसिकली देयर वर थ्री रूल्स। यहाँ पे तीन रूल होते हैं। नंबर वन कि जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल शुड बी आइदर शुड हैव आइदर क्या 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 चीजें होनी चाहिए, या तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड भी हो सकते हैं, और 0 to 9 भी, 0 to 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। दूसरा, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विद एनी नंबर। ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल का नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, और आपके वेरिएबल में अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हो सकती हैं। और तीसरा जो रूल था, एन आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ठीक है, ये तीन बेसिक रूल्स होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स के लिए कल मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम फिर से देख लेंगे। और वो जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर इज रिजर्व वर्ड। तो वो जो नेम होते हैं उनका सर्टेन मीनिंग होता है, तो अगर आप उनको यूज करते हैं तो देयर कैन बी प्रॉब्लम इन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, सो उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपके स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि आप कौन से नेम वैलिड है, कौन से इनवैलिड नेम है, आप यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे नाम इस तरह देते हैं कि 0 9, एंड यहाँ पे हमने दे दिया नम वेर। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ये है एक इनवैलिड नेम, ठीक है, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग विद अ नंबर, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम नम वेर 09 इस तरह से कर दें तो क्या ये वैलिड नेम है? इट्स अ वैलिड नेम, राइट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सपोज कोई दूसरा नाम दे कि वेरिएबल हैश, ठीक है, तो वेरिएबल, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। हेलो, इज एवरीवन हियर? Yes, sir. यस ओके, सर। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, तो वो वेरिएबल्स के जो डिफाइनिंग रूल्स क्या क्या होते हैं। सो देयर आर थ्री डिफाइनिंग रूल्स फॉर द वेरिएबल। सो नंबर वन इज कि वेरिएबल शुड हैव आइदर दीज थ्री थिंग्स, वो ए टू जेड से स्टार्ट हो या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इन तीनों के अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर, हमारा ये अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं होगा, और इन तीन के अलावा और कोई भी करेक्टर नहीं होना चाहिए। देन वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड आइडेंटिफायर जो भी है वो, क्योंकि आइडेंटिफायर आर द रिजर्व वर्ड्स, तो वो आपके एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज हो सकते, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वेरिएबल हैश, तो यहाँ पे ये एक स्पेशल करेक्टर डिफाइन है, ये स्पेशल करेक्टर हमारा इसमें यूज नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा एक इनवैलिड नेम हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो इनवैलिड नेम, ओके। तो अभी अगर हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना हो तो सपोज अब हम क्या 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 कर सकते हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पे हमें कोई भी एक जनरल वेरिएबल वेरिएबल डिफाइन करना है, तो अगर हमें सिंगल करेक्टर डिफाइन करते तो एक्स, जैसे एक्स भी हमने डिफाइन कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो जस्ट इसी तरह से डिफाइन करना है, तो ये हमारा, अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स इज, और यहाँ पे हमने दे दिया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। सो दिस इज दिस सिंपल इट इज, इतना सिंपल है। और अगर आपको इसका टाइप चेक करना हो तो टाइप चेक करने के लिए हमने ऊपर डिस्कस किया, डेटा टाइप चेक करने के लिए हम यहाँ पे टाइप फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप फंक्शन से हम डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो हमने सिंपली यहाँ पे किया टाइप ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इसको हमने रन कराया, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही कोई भी और वैल्यू आप ले सकते हो और उसका टाइप यहाँ पे आराम से पता कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो आपकी इंटीजर है लेकिन वो दूसरे टाइप में चलेगी। फॉर एग्जांपल, जब हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, राइट, तो मान लो अगर हमें किसी यूजर से वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करेंगे। तो इतना यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे, ये हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर वैल्यू, और यहाँ पे हमने दिया प्रिंट, सॉरी, इनपुट फंक्शन को हम यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन को हमने यूज किया और यहाँ पे डाला हमने एंटर द यूजर इनपुट वैल्यू, राइट। इस तरह से हमने मैसेज दिया। जब हम यहाँ पे इस तरह से ये मैसेज देंगे और इसको हम जब हम एंटर कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये हमसे पूछेगा इनपुट डालने के लिए, एंटर द इनपुट यूजर इनपुट वैल्यू,
ठीक है, क्योंकि हमने यही मैसेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया दिस इज पाइथन, ठीक है, और ये यहाँ पे हमने दे दिया। अब हमें इसको प्रिंट कराना है। तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे? प्रिंट यूजर वैल। ठीक है, हमने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पे ये दिस इज पाइथन एज इट इज प्रिंट होके आ गया, राइट। अब सपोज हमने यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें इनपुट लेना है। यूजर से हमें दो वैल्यूज लेनी है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम उनका सम प्रिंट कराएं। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमने दिया num1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दिया इनपुट, और यहाँ पे हमने दिया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और दूसरा हमने दिया num2, और यहाँ पे हमने दिया इनपुट एंटर द सेकेंड वैल्यू, राइट। और इसके बाद तीसरे नंबर पे फिर हमने क्या किया? हमें इनका एडिशन प्रिंट कराना है, तो हमने दिया प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर्स इज, राइट, और यहाँ पे हमने दिया num1 प्लस num2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको एंटर कराया, ठीक है, हमने एंटर कराया। फर्स्ट वैल्यू हमारी है, सपोज हमने दिया 34, और सेकंड वैल्यू है हमारी 67, राइट। सेकंड वैल्यू है 67, हमने एंटर कराया। अभी यहाँ पे देखो सम ऑफ गिवन नंबर क्या आ गया? 34 67। क्या ये आंसर सही है हमारा? क्या ये आंसर सही है? एनीवन? नो सर। नो सर। ये आंसर सही क्यों नहीं है? क्या सही आंसर होना चाहिए? तो इनका एडिशन होना चाहिए सर। इनका सर ये एडिशन होना स्ट्रिंग चाहिए। ये यहाँ पे कंकैटिनेट हो गए हैं। अब ये कंकैटिनेट कैसे हो गए हैं? तो चेक करते हैं कि ये जो डेटा टाइप है ये क्या है, num1 का और num2 का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं प्रिंट टाइप स्ट्रिंग ऑफ num1 और प्रिंट टाइप ऑफ num2, ये दोनों हैं, राइट। तो ये देखो हमें यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने एंटर करते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। और चूंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये 34 एक नंबर ना होके ये एक स्ट्रिंग है, इस वजह से इसने स्ट्रिंग का एडिशन दिया है। तो स्ट्रिंग का एडिशन इज बाय डिफॉल्ट दैट इज कंकैटिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिखाई दे रही है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ये num1 और num2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे देंगे num11 इज इक्वल टू, और हमें इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर ऑफ num1, इंटीजर फंक्शन का यूज किया, और सर हमने ये num22, num1122 क्यों लिखा है? ये एक दूसरा वेरिएबल ले लिया ना हमने, वेरिएबल नेम है और कुछ नहीं है, अच्छा बस ओके सर। ये रिजेम्बलेंस करने के लिए num1 को num11 कर दिया और num2 को num22 कर देंगे। ओके सर। ठीक है, वो नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, num22, सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे करेंगे तो प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर्स इज, और यहाँ पे हम num11 और num22 को ऐड कर लेते, num11 प्लस num22, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ने उसका जो सही एडिशन है वो यहाँ पे हमें रिटर्न कर दिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर
ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो नाउ नाउ अगर अब अभी यहाँ पे हमने ये डिफरेंट पार्ट में किया, हम इसको सेम सेम स्टेप में भी कर सकते हैं। तो सेम स्टेप में करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिया, हम नए वेरिएबल ले सकते हैं कि n1 इज इक्वल टू, और इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और n2 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज, और यहाँ पे n1 प्लस n2। यहाँ पे हम एक एडिशनल काम ये करते हैं, यहाँ पे हम इंटीजर यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, तो जैसे ही वो इनपुट होगा तुरंत वो इंटीजर में ही कन्वर्ट होके और n1 और n2 में स्टोर होगा जाके। तो हमें उसे अलग से कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, अलग से हमें कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको दिया, तो हमने यहाँ पे दिया सपोज 23 एंड 45, और इसने यहाँ पे दोनों का एडिशन हमें एक ही सिंगल स्टेप में दे दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम भी यहाँ पे बना सकते हो, और प्रोग्राम के बेस पे आप नंबर ले सकते हो। नंबर में कुछ भी जो भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, डिफरेंट ऑपरेशन किए हुए हैं, उन जो यूजर के गिवन नंबर्स पे आप ये सारे ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? No, sir. इजी है सबके लिए? Yes, sir. ओके, so let me open and go step by step so that we should not miss anything. So कल का जो Sir, हमने, हाँ हाँ जी सर बोलो। ये जो ट्यूटोरियल्स थे पीछे आर्टिकल्स टाइप जीके वाले, ये आप शेयर कर सकते हो? हाँ, मैं ही शेयर करूंगा, ये जो सारे हैं ये सारे मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, Okay, sir. ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने कल कीवर्ड्स देखे थे, तो कीवर्ड्स ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। आपको लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड और प्रिंट इस तरह से करा सकते हो, ठीक है। तो आपको कितने कीवर्ड्स हैं वो सारे पता लग जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज है आइडेंटिफायर्स, जो भी हमने डिस्कस किए, उनके जो 3 रूल हैं आइडेंटिफायर्स के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एंड देन उसके लिए क्या क्या फॉलो करना है, कौन कौन से आपके वैलिड वैलिड वेरिएबल है, कौन से इनवैलिड वेरिएबल है, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? तो कमेंट्स के लिए आप यहाँ पे हैश लगा सकते हो, उससे हमें जिस भी लाइन के आगे आप हैश लगाओगे वो लाइन एज अ कमेंट लाइन ट्रीट की जाएगी, ठीक है। और इसमें सिंगल लाइन कमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट हो सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट आपका ये है जो हैश के साथ में है। मल्टी लाइन के लिए आप यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये आप ट्रिपल सिंगल कोट एंड ट्रिपल डबल कोट, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से आप डालोगे, तो अब इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट। तो यहाँ पे दिस लाइन विल बी ट्रीटेड एज कमेंट, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है कमेंट डालने का। अब यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, तो यहाँ पे हमने दिखा कमेंट टेस्ट, राइट। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देख सकते हो कि हमें कमेंट टेस्ट प्रिंट हुआ है, कोई एरर नहीं आई। अगर आप नॉर्मली कोई लाइन ऐसे रखते हो तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन को अभी रीड कर रहा है, राइट, ये कमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे ये इस तरह से लाइन डाली, और इसके शुरुआत में और लास्ट में हमने इस तरह से यहाँ पे लाइन डाली, तो नाउ दिस पार्ट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट, राइट।
इन द सेम वे आप डबल ट्रिपल कॉलम्स को भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसको भी यहाँ पे दिस इज अनदर कमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये पार्ट भी एज अ कमेंट ही ट्रीट होगा, प्रिंट प्रिंट कमेंट टेस्ट, राइट। तो दिस पार्ट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज कमेंट ओनली, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो 3 तरह के कमेंट हो गए। तो कमेंट टाइप्स हमारे 3 तरीके के हो गए हैं। एक है हमारा हैश, दूसरा है ये मतलब ट्रिपल सिंगल कोट्स, और ट्रिपल डबल कोट्स, ठीक है। तो ये जितना पार्ट है, ये जितना पार्ट है ये सब पूरा कमेंट में आएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे इसको मार्कअप में कर देते हैं। मैं ये वाली फाइल भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिससे आप बाद में इसको रिफर भी कर पाओ, ठीक है। आप लोगों ने HTML पढ़ी है किसी ने? बेसिक बेसिक तरह से। यस तो सर। नोट ये जो मैं यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे टैग लगा रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहे हैं आपको? पढ़िए सर। नो सर। ये ये जो टैग होता है, ये आपका ब्रेक के लिए होता है। जो BR टैग है ये ब्रेक लगाने के लिए होता है, ठीक है। तो हमें लाइन ब्रेक करनी है। पहले जब हमने नहीं ये BR टैग नहीं लगाया था, तो ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में आ रही थी। अभी जो हमने लगा दिया, तो यहाँ पे नेक्स्ट सारी नेक्स्ट। सारी चीज़ें अलग अलग लाइन में आ रही हैं। तो ये ब्रेक के लिए टैग होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे और भी टैग होते हैं। वन बाय वन हम चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो भी चीज़ें आती जाएंगी, जिससे आप समझ जाओगे कि HTML में कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट हमने देख लिया। इसके बाद आता है एक ये डॉक स्ट्रिंग आता है। तो ये डॉक स्ट्रिंग क्या होता है कि डॉक स्ट्रिंग इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कमेंट, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें हमने लंबी चौड़ी फंक्शनैलिटी को यूज किया है, ठीक है। अब सपोज हमने वो फंक्शन बना दिया, इसके बाद फिर वो फंक्शन हमारा हमारा सक्सेसफुल हो गया, और फिर हमें उस फंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी साल 2 साल तक, ठीक है। तो हम भूल भी जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या 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 चीजें इस फंक्शन में डाली थी, क्या क्या इसके बारे में है, या ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, हम भूल भी सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल सो जैसे ही हाँ, अब 1 साल बाद 2 साल बाद जब हमें फिर से यूज करना हो, तो डॉग स्ट्रिंग के थ्रू हम कमेंट डाल के हम पता कर सकते हैं कि क्या चीजें उसमें हमने डाली थी एज अ कमेंट, राइट। तो ये डॉग स्ट्रिंग भी एक कमेंट की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने कि स्क्वायर का फंक्शन डिफाइन किया है, और इसमें फंक्शनैलिटी है कि वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर रहा है। अब हम जब यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्ट एज अ कमेंट है, और सिर्फ यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें डॉक स्ट्रिंग को देखना हो, तो हम डॉक स्ट्रिंग को इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया प्रिंट स्क्वायर डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, राइट। तो ये क्या करेगा कि हमें हमने डॉक स्ट्रिंग के अंडर में जो भी चीज डाली है वो हमें यहाँ पे एज इट इज प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो जब भी आप यहाँ पे इस तरह से डॉक स्ट्रिंग डालोगे, तो वो हमें सिर्फ डॉक स्ट्रिंग वाला ही मैसेज दिखाएगा, जो हमारा मेन पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसको आपको देखना वैसे देखना है, तो आप इसको शिफ्ट टैब के साथ में भी देख सकते हो। तो शिफ्ट टैब के साथ में ये फंक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे हमने इसको प्लस किया तो इसमें और भी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी डॉक स्ट्रिंग है उसको देख सकते हो और कवर कर सकते हो। एनी डाउट इन दिस?
किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ठीक है, ये सारी चीजें आप किसी भी फंक्शन के साथ में देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। तो अभी मेनली हमने कौन 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 से फंक्शन किए हैं? हमने प्रिंट फंक्शन किया है। तो प्रिंट फंक्शन की हमें अगर डॉक स्ट्रिंग देखनी है, हमने जस्ट प्रिंट टाइप किया और शिफ्ट और टैब प्रेस किया तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अगर हमें टाइप फंक्शन है हमारा, ठीक है, हमने यहाँ पे शिफ्ट और टैब प्रेस किया तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये क्या है, एंड डॉक इसकी डॉक स्ट्रिंग ये है, ये टाइप ऑब्जेक्ट टाइप है और ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से और भी हमें चीज अगर किसी और फंक्शन का देखना, सपोज इनपुट फंक्शन अभी हमने यूज किया है, इसके बारे में हमें देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट फंक्शन रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, द ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड, ठीक है। आप इसको और भी बढ़ा के देख सकते हो, राइट। यहाँ पे या जो भी चीजें हैं जो वो यहाँ पे आप इस तरह से डिटेल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक स्ट्रिंग बेसिकली एक किसी भी फंक्शन के लिए एक फैसिलिटी होती है इन ऑर्डर टू सी विद व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन दैट फंक्शन एंड हाउ इट इज बीइंग एज्यूम्ड। ओके, एनी डाउट इन दिस सो फार? नो सर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ अभी यहाँ पे चौथी चीज आती है यहाँ पे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। वी ऑलवेज रिकमेंड कि प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनना चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर्ड वे क्या हो सकता है कि सपोज जैसे अगर हम एक नॉर्मल कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं, यहाँ पे नोट पैड लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक प्रोग्राम अगर हम सपोज सी में बनाते हैं या एसक्यूएल में बनाते हैं तो क्या हो सकता है। तो सपोज ये है हमारा, सपोज ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज बिगर, ठीक है, एल्स प्रिंट बी इज बिगर, ठीक है। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा, इस प्रोग्राम को बनाने का ये भी तरीका हो सकता है कि ए इज इक्वल टू 10 दिया हमने, बी इज इक्वल टू 20 दिया, और यहाँ पे हमने दिया इफ ए इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन, और यहाँ पे हमने दिया प्रिंट ए इज बिगर और एल्स प्रिंट बी इज बिगर, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है आपको? ये वाला सही लग रहा है या ये वाला सही लग रहा है? दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है? सेकंड। सेकंड वाला बेटर लग रहा है। क्यों, वाई सेकंड इज बेटर? इंडेंटेशन की वजह से। इंडेंटेशन हमने फॉलो किया है। सो इंडेंटेशन हर लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं होता है, राइट। जैसे अगर आप सी प्लस में जाओगे तो वहां पे इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप एक लाइन में ही सारा प्रोग्राम लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे हमने एसक्यूएल में देखा था कि एसक्यूएल में भी हमें इंडेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम एक ही लाइन में पूरी क्वेरी लिख देंगे तो भी चलेगा। व्हेन आई यूज्ड टू टीच द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप में से जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं उन्होंने पढ़ा होगा, तो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं। व्हेन फर्स्ट टाइम आई वाज टीचिंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड मैंने एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाने को दिया तो स्टूडेंट्स ने लिंक लिस्ट का पूरा प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम लगभग 1000-1200 लाइंस के आसपास का प्रोग्राम था। उन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाया और जब उसको एग्जीक्यूट कराया तो दे गॉट 94 एरर्स इन दैट प्रोग्राम। तो वो एकदम से मेरे पास आया, कहने लगे सर प्रोग्राम तो काम नहीं कर रहा, इसमें 94 एरर्स आ रही हैं। तो मैं भी शौक हुआ क्योंकि प्रोग्राम मेरा पूरा रन रन किया हुआ था। मैंने देखा प्रोग्राम तो उन्होंने जस्ट इसी तरीके से बिना इंडेंटेशन के कहीं भी कुछ भी डाल के प्रोग्राम बना दिया था। मैंने कहा आई वोंट चेक चेक दिस प्रोग्राम, पहले सारे इंडेंटेशन सही करो, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आओ।
फिर उन्होंने आधा घंटा लगाया, उस प्रोग्राम को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आए, और स्ट्रक्चर में लेके आने के बाद जैसे ही प्रोग्राम रन कराया तो उसमें कुल टोटल एरर्स थी 6, 94 से डायरेक्ट 6 एरर्स। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडेंटेशन आने पे जो ब्रैकेट्स की पोजीशनिंग थी वो सही हो गई। इंडेंटेशन आने पे जो चीज जहां होनी चाहिए वो प्रॉपर हो गई, और अनएक्सपेक्टेड चीजें हट गई, जिसकी वजह से वो जो सिंटैक्टिकल एरर्स थी वो खत्म हो गई। लेकिन सी उसको एंटरटेन नहीं करता है या उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाइथन इसको फोर्सिवली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोलता है। तो अगर आपने जहां पे जरूरत है वहां पे इंडेंटेशन नहीं दिया तो ये आपको एरर देगा, और जहां पे नहीं जरूरत आपने दे दिया तो भी एरर देगा। जैसे सपोज हमने यहाँ पे किया कि इनपुट एक एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने 10 स्टोर किया। यहाँ पे हमने एक इंडेंटेशन दे दिया, हमने यहाँ पे दे दिया INP2 = 20। सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एरर देगा कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। यहाँ पे इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है भाई, जबरदस्ती क्यों दे रहे हो, राइट? तो यहाँ पे अगर जब हम इसको इंडेंटेशन नहीं देंगे तब सही काम करेगा, लेकिन जहां पे इंडेंटेशन की जरूरत है और हमने वहां पे नहीं दिया तो ये यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। सो फॉर एग्जांपल, इफ यहाँ पे हमने दिया इफ input 1 इज ग्रेटर देन input 2, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो ये पहले कॉलम पे नहीं गया, ये थोड़ा सा इसने एक टैब करके आगे किया। अब अगर हम इसको फिर से वापस ले जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट INP1 इज बिगर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ये मांगेगा पहले भाई इंडेंटेशन दो, पहले स्ट्रक्चर सही करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कहाँ से आ गया, राइट? तो हमने यहाँ पे इसको इंडेंटेशन दिया और रन कराया, और इसने यहाँ पे अभी बिगर तो है नहीं तो इसलिए प्रिंट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं और फिर इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसने दिया input 1 इज बिगर। ओके, सो पाइथन ऑलवेज फोर्सेस यू टू फॉलो द इंडेंटेशन प्रोसेस। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करोगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ओके, और इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू कीप द इंडेंटेशन इन योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल होगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर आपने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं रखा है तो बहुत बार क्या होता है कि हमें प्रोग्राम समझने में भी दिक्कत आती है। वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, कोई और भी अगर कोई और छोड़ो, अगर आपने ही अपने प्रोग्राम को 6 महीने 8 महीने बाद रेफर किया तो आपको खुद ही नहीं याद होगा कि आपने कहाँ पे क्या लगाया है। तो अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में फॉलो किया होगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि आपने क्या किया है। आपके लिए भी आसान होगा और दूसरे लोगों के लिए भी आसान होगा। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. okay. And last thing for today is the multiple types of statement in Python. तो यहाँ पे जैसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है जो एक ही लाइन में खत्म हो गया, या मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हो। तो जैसे अगर लंबी स्ट्रिंग है तो आप उसको मल्टीपल लाइन में भी कमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे स्लैश लगा के इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे स्लैश लगाओगे तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है जनरली, सिंगल लाइन में काम चल जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती तो आप मल्टीपल लाइन में या तो ब्रैकेट यूज़ करके या स्लैश यूज़ करके, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके इसको कर सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। I am going very slow step by step because most of you are new in the programming. तो मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा इसमें। और पहले 7 से 8 सेशन में हम बेसिक की चीज़ें ही देखने वाले हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और वो उनको हम इवेंचुअली ऐड करते जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन प्रैक्टिसिंग you can always come back to me. You can put your question on the group, and I'll discuss